हेलो दोस्तों। अभी आपका एग्जाम हो चुका है। पेपर कैसा रहा कैसा नहीं रहा इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। पहले आंसर की बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने आंसर की निकाली है, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको सबसे अथेंटिक मोस्ट रिलायबल आंसर की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ढूंढ सकते हैं। हमने कोई रश करके नहीं बनाया है। एग्जाम आपको 25th को था। पूरा 1.5 दिन पूरी रिसर्च के बाद ढंग से देखने के बाद आंसर की डाली है। अब इसमें ये मत समझिएगा कि यूपीएससी के आंसर की से कोई मिसमैच नहीं होगा। दे विल बी मिसमैच इवन द कोचिंग इंस्टीट्यूट हु हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, उनकी भी आंसर की आप हर बार देखते हो खूब सारी गलतियां होती हैं। तो ये तो पॉसिबल है। और बहुत बार मैं ऐसा देखता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बहुत रश में रहते हैं, जल्दी जल्दी डाल दें। सबको सबसे तेज निकलना है, तो सबसे तेज निकलने का एक इनहेरेंट लॉस भी होता है कि आपसे गलतियां बहुत होती हैं। तो बहुत सारी गलतियां हैं। आपने आंसर की देखी होंगी, इतना मिसमैच है इस कोचिंग का उस कोचिंग से। बट ठीक है, दैट इज द नेचर ऑफ दिस आंसर की थिंग, और ये होना ही है। इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डाउट है। किसी आंसर के में ये बताया, किसी आंसर के में वो बताया है, और सबके अपने अपने ओपिनियन है और काफ़ी स्ट्रांग ओपिनियन है। तो इस इशू पे हमने कुछ रिसर्च करी है। वो रिसर्च आपके सामने रखने का पर्पज है इस वीडियो का। कुछ क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन है जिनमें डाउट है, उनको ही डिस्कस करेंगे। पूरी आंसर की जिनको चाहिए वो उनको कहा जाना है टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फर्स्ट पिन कमेंट में भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप जाके वहाँ पे आंसर की देख सकते हो। तो अब हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये यूएई के बारे में। इस पे बहुत लोगों को डाउट है। बहुत लोगों का कहना है कि शायद ये सही है, ऑल टाइप ऑफ यूएईज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अब आपको मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है, एलिमिनेशन सीरीज बताई थी कि ऑल जहाँ पे लगा हो, इस तरह के स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं। तो उस रीजन से भी एक तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट गलत है मेरी हमारी अंडरस्टैंडिंग में। और दूसरा कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ यूएईज होते हैं, मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, जो ही वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। उनको बोला ही जाता है कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वीटीओएल। ये एक अलग से कैटेगरी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में। सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इससे नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे हिसाब से इसमें नन सही है। बाकी दोनों में शायद किसी को इशू नहीं है कि सारे ऑटोमेटिक हॉवरिंग नहीं कर सकते और सारे बैटरी से नहीं चलते हैं। कुछ का अलग सोर्स भी होता है, जैसे कि कंबशन इंजन भी यूज हो सकता है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत होने के चांस पूरे हैं। अब ये बहुत डाउट है इसमें लोगों को कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे। हाँ, या तो लोगों को डाउट नहीं है कि यूरिया तो बनता है, इथेनॉल भी बनता है। अब ये स्टेटमेंट ही ऐसा बना दिया कि कैन बी यूज्ड, तो अब जनरली लोगों को लगता है कि बहुत माइल्ड स्टेटमेंट हो गया, तो नाइट्रोग्लिसरीन भी होना ही चाहिए सही। पर हमारी जो भी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ये गलत है। नाइट्रोग्लिसरीन बनाने का जो प्रोसेस है, वो कोल गैसिफिकेशन के जो भी सिन गैस निकलती है कोल गैसिफिकेशन से, तो सिन गैस से कोई डायरेक्टली मतलब चांस नहीं है कि आप उससे नाइट्रोग्लिसरीन बना लें। आप कहने को तो मतलब थ्योरेटिकली आप कहो तो आप कुछ भी बना सकते हो, बट उसके लिए वो विजिबल भी होना चाहिए और करेंटली आइडेंटिफाइड एंड इंडस्ट्रियल वायबल भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई सोर्स, इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। इवन डिस्टेंट पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ये थ्योरेटिकली भले पॉसिबल हो, पर ये अभी प्रैक्टिकली ना करके देखा गया है, ना ये पॉसिबल है। जबकि इसका उल्टा पॉसिबल है कि आपके पास अगर नाइट्रोग्लिसरीन है तो आप उससे सिन गैस जरूर बना सकते हो। ये उल्टी रिएक्शन हो जाएगी एक तरीके से अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन बनाने जाओगे कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से। सो वो एक तरीके से उल्टी रिएक्शन होगी, तो इट विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग। सो इट विल बी इम्प्रैक्टिकल एंड इवन इकोनॉमिकली इनकम्पिटिटिव और एनीथिंग। सो हमारी नज़र में ये गलत है। तो उस हिसाब से ओनली टू इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट पे। क्या कहना क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होती है उसमें सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसका रोल है 5%, मोर देन 5%। तो ये स्टेटमेंट सही है, मोर देन 5% रोल है। शायद अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कुछ डाटा निकला था, उसमें है कि कम से कम अप्रोक्सीमेटली 8% ग्लोबल CO2 इमिशन होते हैं सीमेंट इंडस्ट्री से। सो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट में कहना चाहता है, इसके ऑप्शन पढ़िए, उस हिसाब से इसको आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट है कि सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। यस, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का यही प्रोसेस ही होता है। जब आप सीमेंट बनाते हो उसका प्रोसेस ही यही है कि लाइमस्टोन और सिलिका, एल्यूमिना, ये सब मिलाना है आपको और उससे बनती है सीमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट है लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर करंट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ये सही है। अब यही वो स्टेटमेंट है, जब आप ये करते हो तो लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे लॉट ऑफ CO2 रिलीज होती है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। जब आप इसको डिकम्पोज होता है ये, तो लॉट ऑफ CO2 रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली लॉट ऑफ CO2 रिलीज होती है। और इस प्रोसेस में CO2 रिलीज होने का एग्जैक्टली कोई खास तरीका है नहीं।
तो उस हिसाब से, हमारे हिसाब से ये स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 3 भी सही है, बट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, सो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे कि 28th यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पे इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये सही स्टेटमेंट है, जिसने भी थोड़ा बहुत न्यूज फॉलो करी उसको पता है कि इंडिया ने साइन नहीं किया। और उसका रीजन क्या था? रीजन ये था, इंडिया को ये कंसर्न है कि इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर डिकार्बोनाइज हो जाएगा तो रेजिलियंस हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी अभी हम उस स्टेज में नहीं है कि हम डिकार्बोनाइज करके और सब कुछ, सब मतलब क्लीन एनर्जी से यूज करने लग जाए। इंडिया इज इन डेवलपमेंट फेज। तो अभी हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है, कायदे से होना ही चाहिए, लेकिन अभी हमारी जो इंडिया की ग्रोथ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये ठीक नहीं है। अब तीसरा है कि ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, मैंडेटरी होता है। अब इस तरह के डिक्लेरेशन देखो जनरली बाइंडिंग होते नहीं है, तो आप ये समझ सकते हो कि इसको तो आप इजिली स्ट्रक्चर आउट कर सकते थे कि ये गलत है। उस हिसाब से यू कैन से कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? स्टेटमेंट 3, एंड इट करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, क्योंकि यही रीजन ही एंटिसिपेटेड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया है। अंडरस्टूड? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट कि शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, अर्थ रोटेशन एंड एक्सेस। अर्थ के रोटेशन और एक्सेस में एक शिफ्ट हो रहा है, और ये कुछ साइंटिफिक स्टडी बताती हैं, यस बताती हैं। ये एक सही स्टेटमेंट है। अगला है सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरल मास इजेक्शन बम्बार्डेड अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्मेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना? सबने पढ़ा होगा ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्या होते हैं बेसिकली? कि जो सन से जो कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं या सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वो जब आके हमारे एनवायरमेंट में टकराते हैं, तो इस तरह की एक पर्टिकुलर घटना बनती है जहाँ को रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। तो ये सोलर सोलर जो मास होता है, जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वो कोरोनल मास इजेक्शन ही है बेसिकली। और वो बहुत तगड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आते हैं। वो तो आप कह लो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, ये भगवान ने ऐसा बना के दिया है, जो भी कह लो, तो हम बच जाते हैं। तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि अर्थ का पोलराइज जो है वो मेल्ट हो रहा है, तो पानी क्या हो रहा है? अब अर्थ इसेंशियली इस तरह से है। अब ये रीजन है जहाँ पे इक्वेटर है, लेकिन पोलर जो आइस कहाँ पे? आइस है यहाँ पे, आइस है यहाँ पे। अब अगर यहाँ से आइस मेल्ट होगी तो आइस जाएगी कहाँ पे? इधर, ठीक है? तो एक तरीके से पानी धीरे धीरे शिफ्ट होके कहाँ जा रहा है? इक्वेटर में। समझ में आ रहा है? अब पानी इक्वेटर में शिफ्ट होके जा रहा है, तो इससे क्या होगा? अर्थ का जो मास बैलेंस है वो बिगड़ेगा, एक तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंस होगा। तो यही रीजन है कि एक शिफ्ट देखा जा रहा है रोटेशनल एक्सेस में, और थोड़ा स्मॉल चेंजेस जो दिख रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, लेकिन ये एक तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता, या इसका इससे डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं है। समझ रहे हो आप? तो हमारे हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक ही है जो एक्सप्लेन करता है, और वो कौन है? स्टेटमेंट 3। आगे बढ़ेंगे अब हम। अब 5 पेड़ों के नाम दे रखे हैं: कसावा, जिंजर, मालाबार स्पिनच, मिंट एंड पपाया। अब इनको बोला था है कि इनको मैच करना है। कसावा वुडी स्क्रब है, यस है, एक सेमी वुडी पेरेनियल स्क्रब है कसावा, एक तरीके की। आप आपको समझ में ना, मुझे भी एग्जैक्टली सब कसावा तो मैंने भी नहीं देखा था, तो मैंने गूगल करके देखा है, ठीक है? जिंजर, जिंजर क्या है? ये भी एक हर्ब है। डेफिनेटली इसमें स्यूडोस्टम होता है। अब जिंजर आपने देखा होगा, अदरक कैसी होती है? वो एक तरीके से रोल्ड लीफ बेसिस है, उस वो जो अदरक का जो डंठल जैसा दिखता है, अदरक जो हमें मिलता है। और ये मालाबार स्पिनच है, ये भी क्या होता है? ये हर्बिसियस क्लाइंबर है, पेड़ों में चढ़ जाती है। तो यस, ये सही है। मिंट जो है इसमें लिखा हुआ है एनुअल स्क्रब, दिस इज नॉट एनुअल, दिस इज पेरेनियल, ठीक है? पपाया को बोला था वुडी स्क्रब। अब पपाया का पेड़ जिसने भी देखा है तो अंडरस्टैंड कि पपाया इज नॉट ए वुडी ट्री। पपाया खूब बड़ा हो जाता है, पर उसमें वुड नहीं होती, उसमें वो रेडियस उतने मजबूती नहीं हो पाती कि उसको आप वुड कह पाओ। तो ट्रू वुड कभी फॉर्म नहीं होती। तो ये और ये गलत है। उस हिसाब से ओनली 3 इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकम पूछी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो इनकम जनरेट करते हैं? सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, यस, ये करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, यस, इनमें कोई को डाउट नहीं है वैसे तो। पेंशन मैनेजमेंट फंड, ये तो ऑब्वियसली एक तरीके की लाइबिलिटी है, मैनेजमेंट करना है किसी चीज का, और पेंशन जैसी चीज पर आरबीआई तो क्या कमा लेगा? फिर लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, अब प्राइवेट कंपनीज को आरबीआई लेंड ही नहीं करता, तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई संभावना है ही नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है। इसको बोला जाता है सीनियोरेज चार्जेस, जो फेस वैल्यू ऑफ करेंसी होते हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है उसके बीच का जो डिफरेंस है। समझ रहे हो? मतलब आरबीआई ने क्या किया? 100 रुपए का नोट बनाया। अब इसको बनाने में अगर उसको 25 रुपए लगे, तो 75 रुपए कहाँ गए? एक तरीके से सीनियोरेज चार्जेस हैं, आरबीआई को इससे फायदा होता है। तो ये सही है इसमें 1, 2 एंड 5। अगला है कुछ एजेंसीज दे रखी हैं जिनको उनके एक्ट से और फिर उनका काम क्या है उससे, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इससे मैच करना है। अब जो पहला दे रखा है डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी, बहुत सुनते होंगे नाम आप। अब ये होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये गलत है। दूसरा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई, डीआरआई कस्टम एक्ट से, यस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, एग्जैक्टली सही है।
अब तीसरा स्टेटमेंट, इसमें सबका कंफ्यूजन है, ज्यादातर लोगों ने इसमें टू करा हुआ है, उनके हिसाब से ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये एक्चुअली गलत है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट जो है, इसका काम है बैकग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना डिपार्टमेंट को, ताकि डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम अच्छे चलते रहें, वो सब कुछ बेटर होता रहे। ये जो काम दे रखा है, ये काम है DGARM का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक तरीके ये संस्था है जो ये बिग डाटा एनालिसिस करती है और नए नए एक तरीके से इंसाइट जनरेट करती है कि कौन से इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, और वो फिर फील्ड फॉर्मेशन को भेजा जाता है, फिर फील्ड फॉर्मेशन उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसके हिसाब से सिर्फ एक सही है। और स्टेटमेंट कौन सही है? ये वाला बी नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन से कंट्रीज हैं जो नाटो का पार्ट नहीं है। अब मुझे तो वो लग रहा था कि कितनी आंसर कीज ने इसको भी गलत दिया हुआ है, मतलब आप नाटो के मेंबर है नहीं है, ये पता लगाना कितना ही कठिन है। इट इज नॉट वेरी टफ, लेकिन बहुत लोगों ने इसको भी गलत दिया हुआ है। अब नाटो के मेंबर कौन कौन से हैं? नाटो के मेंबर कौन कौन से हैं इसमें से? इसमें पहले ऑस्ट्रिया नाटो का मेंबर नहीं है, और इसमें सर्बिया नाटो का मेंबर नहीं है। ये है ऑस्ट्रिया और ये है सर्बिया, बाकी चारों लिखे हुए चारों मेंबर हैं। तो उस हिसाब से ओनली 4 इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, है ना, ये फैक्ट है एक तरीके का। ये भी एक तरीके का फैक्ट है, इसको भी काफी लोगों ने गलत किया हुआ है कि इंडीज जो माउंटेन है वो कहाँ कहाँ से पास होता है, कितने कितने कंट्री से पास होता है। अब इसमें भी कुछ गलतियां हैं, ब्राजील से पास नहीं होता। ये मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं मैं कि ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए था कि ब्राजील से इंडीज पास नहीं होता है। देन द कंट्री ऑफ पैराग्वे, दिस इज पैराग्वे, दिस इज उरुग्वे, ठीक है, तो यहाँ से पास नहीं होता है। तो उसके साथ उसके बाद हमारे पास एक बेसिक ऑप्शन मिलता है, पैराग्वे आपको हो सकता है ना पता होता, पर उम्मीद करता हूँ ब्राजील आपको पता होगा। ब्राजील से पास नहीं होता, बोलिविया से पास होता है, कोलंबिया से पास होता है, इक्वाडोर से पास होता है, वेनेजुएला से भी पास होता है। उस हिसाब से ओनली 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 लेक्स दे रखी हैं। लेक टंगनाई का ये तो काफी फेमस लेक है, हमने भी पढ़ाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि ये बहुत सुनी सुनाई लेक्स नहीं है, लेकिन इन तीनों में से किसी से इक्वेटर पास नहीं होता है। ये लेक टंगनाई का, ये इक्वेटर जा रहा है, एंड दिस इज लेक टंगनाई का, ठीक है, बुरुंडी और तंजानिया के बीच में पड़ती है। तो यहाँ से इक्वेटर पास नहीं होता है। और बाकी जो 2 लेक्स हैं वो भी देख लो आप। एक जो लेक है वो कंबोडिया में है और इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, और दूसरी जो लेक है वो यहाँ पे है, एक तरीके से ये लगून है, और ये इक्वेटर पास हो रहा है यहाँ से। तो ये तीनों में से तीनों से पास नहीं होता, आंसर होगा नन। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक इज नोन एज वेरी परमिएबल रॉक, वेर इज क्ले इज नोन एट क्वाइट इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल रॉक, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है चाक इज पोरस, हेंस इट कैन ऑब्जर्व। ये इसी बात को रिवर वेरीफाई कर रहा है कि यस इट इज पोरस, और ये परमिएबल भी है एंड इट कैन ऑब्जर्व वाटर। अब इसमें लिख दिया है, बहुत एस्टीम स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अब ये स्टेटमेंट गलत है। ये आप इसमें नॉर्मल एलिमिनेशन लगाते तो भी आपको पता चल जाता कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्ले क्या है? इट इज एक्चुअली हाईली पोरस, मतलब इवन इवन सम पीपल से कि 40 to 70% जो है वो पोरस है ये। लेकिन पानी फ्लो नहीं हो सकता उससे, क्योंकि जो पोर्स हैं बहुत पतले हैं, तो वाटर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम देम। तो ये इम्परमिएबल तो है बट पोरस है, नॉन पोरस नहीं है। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्टमेंट है? ये कैसा ही है 2 और 3 में। और इट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, यस इट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट, वो वही बात ही बोल रहा है कि चाक इज पोरस और पानी ऑब्जॉर्व कर पाती है, ठीक है। अगला है नेशनल रेल प्लान जो बना है, वो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाना चाहे 2028। फैक्ट है, फैक्ट से मैंने बताया था कि फैक्ट से यूपीएससी बहुत पसंद है उसको खेलना, तो ये फैक्ट से खेल लिया है। यहाँ पे 2030 होना चाहिए था, और यहाँ पे 2028 करके दे दिया है आपको। दूसरा ये फैक्ट है, दूसरा इससे खेल लिया है, जर्मनी डाल दिया है, ये एक इंडिजिनस सिस्टम है, जर्मनी का कोई रोल नहीं है इसमें। तीसरा सही है, कवच सिस्टम जो है ये RFID टैग्स हैं इसमें फिट है, इससे ट्रैकिंग में इजी होता है। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे घुमाया कितना है, नॉट करेक्ट, कुछ कह रहा है नॉट करेक्ट। तो 1 और 2 नॉट करेक्ट है, 3 करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा है जो माइक्रोग्रेविटी की रिसर्च को प्रमोट करता है? अब एक्सियोम 4 और गगनयान, इनका पर्पस ही है कि माइक्रोग्रेविटी पे जाके रिसर्च करनी है, तो ये तो सीधे सीधे प्रमोट करते हैं। स्पेडेक्स जो है इस पे थोड़ा डाउट है लोगों को, पर मैं थोड़ा स्पेडेक्स के बारे में पढ़ाई करी, मुझे भी नहीं पता था। तो स्पेडेक्स एक्चुअली इट इज ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन, यस, बट इट हैज आल्सो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जो क्या कहता है कि 24 पेलोड हैं जिसको इसको ले जाना है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4 में, और वहां पे होंगे माइक्रोग्रेविटी, एक तरीके से एक माइक्रोग्रेविटी होती है वहां पे, और उस पर एक तरीके से रिसर्च भी होगी। तो ये इनडायरेक्टली माइक्रोग्रेविटी रिसर्च प्रमोट करता है। तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है यूपीएससी का कि यूपीएससी इन तीनों को में तीनों को सही मानेगा, है ना। यूपीएससी थिंक्स लिटिल ब्रॉडली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया इंडिया को किसके बारे में? वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीडिंग 35 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला क्या ऑप्शन है, पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्राट। अब कायदे से तो पेनिनसुलर इंडिया में ये सब होता ही है, लेकिन वेट बल्ब जो है उसका जो मतलब इससे कोई नहीं है, उसका मतलब है हीट स्ट्रेस से है, समझ रहे हो आप? एक तरीके से जो हीट स्ट्रोक आ जाते हैं ना,
पढ़ा होगा आपने कि गर्मियों में जब हर बार पेपर में निकलता रहता है कि हीट स्ट्रोक से इतने लोग मर गए, गिर गए, या कुछ भी हो गया XYZ। तो एक तरीके से जो वेट बल्ब फिनोमिना का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है दैट इज ऑन हीट, हीट स्ट्रेस। इसका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है फ्लडिंग और ट्रॉपिकल साइक्लोन XYZ से। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन विल अफेक्ट द सेटिंग ऑफ देयर बॉडी हीट, ये सब कुछ सही है, क्योंकि इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से टू सही है इसमें, पहला गलत है, इस पे ही लोगों को डाउट है। दूसरा सबको सही है, सबको पता है ये बात। जिनको समझ में ना आ रहा हो, एक बार वेट बल्ब टेम्परेचर है क्या, एक बार जाके विकिपीडिया पे थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगला है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसमें यूपीएससी ने इतना गेम खेला है कि पता पूछो ही मत। अब इट इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स। अब ये सबने पढ़ा था, यस ऐसा है इन रेजिडेंशियल सेक्टर, बट यहाँ पे गेम कहाँ खेल दिया यूपीएससी ने। इट इज सेइंग कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाने हैं, जबकि ये क्या है कि 1 करोड़ सोलर जो घर हैं, 1 करोड़ घर हैं जिन पे रूफटॉप पैनल्स लगाने हैं। अब रूफटॉप पैनल्स क्या होता है कि किलोवाट के हिसाब से होते हैं, जैसे कि 2 किलोवाट का पैनल होगा तो उसमें मोस्टली 4 पैनल लगेंगे। जनरली जनरली ऐसा होता है कि 500 या 550 किलोवाट का एक पैनल होता है मोस्टली। तो उस हिसाब से जो सोलर पैनल, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मुझे पता है क्योंकि हमारे घर पे लगे हुए हैं सोलर रूफटॉप पैनल्स। तो उस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट यहाँ यूपीएससी ने गेम खेल दिया है और ये स्टेटमेंट गलत है आपका। उसके बाद बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, इनमें किसी को डाउट नहीं, पहले पे ही लोगों को डाउट है। और पहला मेरी समझदारी से और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये गलत है। यूपीएससी ने यहाँ पे आपको टेक्निकली थोड़ा सा ट्विक करके फंसाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। अब ये बाकी सबको पता है कि 1 लाख मतलब 3 लाख से ऊपर जो स्किल मैन पावर ये क्रिएट की जाएगी, और मेंटेनेंस एंड रिपेयर पे भी ध्यान दिया जाएगा, ये सबको पता है। अगला है कि कौन से ऑब्जेक्टिव है इनमें से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब किसी को याद आ रहा है, ये PYQ में पूछा गया था कुछ साल पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर का 2025 का एक बहुत बड़ा थीम ये रहा है कि PYQ बहुत रिपीट हुए हैं। अब आप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितना बोलते हैं कि PYQ आप पढ़ते रहो, PYQ एनालिसिस करो, सारे पेपर पढ़ डालो, 25 साल के पेपर लगा डालो। उसका पर्पज यही है। अगर आपने लगाए होते तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं से घूम के ऑप्शन से या स्टैक क्वेश्चन से इतने फंसे हैं इस बार पेपर में। समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंस है PYQ। फिर से बोल रहे हैं, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ट्राई करो कि 20 से 25 साल की PYQ आपको पता होने चाहिए, आपने लगा रखे होने चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं एक बार कि जो ये रोल दे रखे हैं इनमें से कौन ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इनमें से कौन सा काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ जो प्रोडक्शन कंट्रोल है ये नहीं करता है, ये करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ही आता है। बट ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन करता है ये काम। तो इसी तरह से ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन करता है। ये दो काम है जो ये बोर्ड करता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। क्या है, रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम। जो ये दो काम करता है, ये दो काम नहीं करता है। तो उस हिसाब से इसमें ओनली 2 सही है। ये बगल में टेबल दी हुई है, थोड़ी डिटेल में है, पढ़ लेना आप। अब ये लास्ट है क्वेश्चन इस लेक्चर का कि सेडिशन हैज बिकम माई ब्लड, ये बापू ने कब कहा था। अब कायदे से तो ये देखा जाए तो मैंने थोड़ा पढ़ाई करी इस पे, तो बापू ने कहा था 1922 में। उन्होंने, उनका एक ट्रायल चल रहा था, तो उन्होंने ट्रायल के ड्यूरेशन में कहा था 1922 में कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, 1922 का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह का। तो इस हिसाब से, और 1930 का भी स्टेटमेंट रिपीटेड है। 1930 में भी गांधी जी ने जब सॉल्ट लॉ ब्रोक किया था तो उन्होंने कहा था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज ए कर्स एंड आई एम ओनली टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सेडिशन हैज बिकम माई ब्लड, आवर्स इज ए नॉन वायलेंस बैटल। यहाँ पे भी गांधी जी ने कहा था। तो उस हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा, जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था दांडी में। लेकिन एक्चुअली जो सबसे पहले कहा गया था वो इस समय कहा गया था। मे बी यूपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकता है, या मे बी मोस्ट प्रोबेबल सही है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये सही माना जाएगा। तो आपको आंसर की चाहिए होगी मोस्ट एक्यूरेट आंसर की, जो हमने सोच समझ के बैठ के सारी रिसर्च के बाद बनाई है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। तो जरूर ज्वाइन करना और आंसर की से मैच करना। और इस आंसर की को मैं बोलता हूँ सेव करके रख लो, साल भर बाद। अनफॉर्चुनेटली जल्दी तो आंसर की आती नहीं है अब तो, साल भर बाद आंसर की आएगी, अगले साल ही इसी समय। जब आंसर की आएगी तो आप देखना सबसे ज्यादा जो कम मिसमैच होंगे ना वो हमारी आंसर की से होंगे, क्योंकि हमने इसमें इतना टाइम दिया है, सोच समझ के ढंग से बनाया है, एकदम रश करके जल्दबाजी करके नहीं भेजा है। क्योंकि हमारा जो फोकस है वो यही है कि भाई अपन ढंग से समझदारी से सही चीजें पकड़ाओ, उल्टा सीधा जल्दीबाजी करके गलत चीजें पकड़ाओ तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। सो इस नोट पे वीडियो खत्म होता है। जय हिंद।